बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हम पढ़ेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं उनको कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और फिर हर एक ऑर्गेनिज्म की और हर एक ग्रुप की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन की डिफिनीशन कर लेंगे कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के अंदर मौजूद है अगर उसको हम डिवाइड कर ले ग्रुप्स में और फिर उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर ले तो इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, लेकिन किस चीज के बेस पे उसको हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसके बेस पे उसको हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास मौजूद होने चाहिए उसके दरमियान अगर कोई डिफरेंसेस मौजूद है या अगर उसके दरमियान कोई सिमिलरिटीज मौजूद है तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। मिसाल के तौर पर जितनी भी प्लांट्स इस दुनिया के अंदर मौजूद है उसको रखा गया है किंगडम प्लांटी के अंदर, लेकिन जितने भी एनिमल्स मौजूद है उसको सारे को रखा गया है किंगडम एनिमलिया के अंदर। तो प्लांट्स को इसी वजह से प्लांट्स के अंदर रखा गया है क्योंकि जितने भी प्लांट्स अगर हम देख ले तो सारों के सारे के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तकरीबन मिलते जुलते हैं, तो इसी वजह से उसको रखा गया है एक ही ग्रुप के अंदर। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात कर ले तो जितने भी एनिमल्स मौजूद है उनको भी एक ग्रुप में रखा गया है, तो वो इसी वजह से रखा गया है क्योंकि उन एनिमल्स के आपस में बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं। तो अगर जिन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कैरेक्टर मिलते जुलते हैं तो फिर उसको एक ही ग्रुप में रखा गया है। लेकिन अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद है जिसके दरमियान कैरेक्टर की ये मिलाप नहीं है, एक दूसरे से उसके कैरेक्टर मिलते जुलते नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं कि उसको हम अलग ग्रुप में रखेंगे। मिसाल के तौर पर प्लांट्स और एनिमल्स को अलग रखा गया है वो इसी वजह से क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसके दरमियान कोई कैरेक्टर सिमिलर नहीं है। तो मतलब यह है कि अगर जो कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे जिन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान उन ऑर्गेनिजम्स को हम एक ही ग्रुप में रखेंगे, लेकिन अगर उन ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टर डिफरेंट होंगे तो फिर उसको हम अलग रखेंगे। दोबारा सुन ले कि हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। अगर उसमें कैरेक्टर सिमिलर है तो एक ग्रुप में होंगे, अगर उसके दरमियान कैरेक्टर डिफरेंट है तो अलग अलग ग्रुप में होंगे। तो इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप्स में। आजकल जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला यहाँ पे है प्रोकैरियोट्स या किंगडम प्रोकैरियोटी भी उसको कहते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट्स और किंगडम एनिमलिया या एनिमल्स भी उसको हम कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है इन 5 ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। इन 5 में उसको डिवाइड किया गया है। अब जो पहला वाला है जिसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं उसका एग्जांपल बैक्टीरिया है। इससे पहले यूनिट में हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो बहुत ज्यादा डिजीज भी काज कर सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर और हमें उसके बहुत ज्यादा फायदे भी है। तो यही वजह है कि ये प्रोकैरियोट्स के अंदर वो सारे बैक्टीरिया आते हैं। मतलब ये है कि जितने भी बैक्टीरिया है वो किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर वो रखे गए हैं। इसके अलावा अमीबा की अगर बात की जाए तो अमीबा को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। अमीबा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये भी पानी के अंदर पाया जाता है, जो फ्रेश वाटर है ज्यादातर उसके अंदर ये अमीबा पाया जाता है, तो इसको रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। इसके बाद अगर हम मशरूम्स की बात कर ले तो सारे मशरूम्स को रखा गया है किंगडम फंजाई के अंदर। किंगडम फंजाई के बारे में भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वो क्या होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज वगैरह भी काज कर सकते हैं। तो मशरूम्स को किंगडम फंजाई के अंदर रखा गया है। इसके अलावा जितने भी ग्रीन प्लांट्स आपको देखते हैं हमारे इर्द गिर्द, आपके घर में, हमारे स्कूल में, हर जगह पे ग्रीन प्लांट्स मौजूद होते हैं, तो वो सारे ग्रीन प्लांट्स को रखा गया है प्लांट्स के अंदर उसको रखा गया है। उसमें रोजेज आते हैं, उसमें मैंगोज आते हैं, बहुत ज्यादा प्लांट्स है। जो भी प्लांट जो ग्रीन है आपको दिख रहा है बस वो किंगडम प्लांट्स के अंदर वो मौजूद है। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर रखा गया है ह्यूमंस को। मतलब यह है कि ह्यूमंस जितने भी है वो सारे एनिमल्स से उसका ताल्लुक है क्योंकि हमारे और एनिमल्स के दरमियान कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, तो इसी वजह से ह्यूमंस को एक ही किंगडम के अंदर रखा गया है जिसको हम कहते हैं एनिमल्स। और उसके साथ साथ वहां पे कैट्स भी मौजूद है, डॉग्स भी मौजूद है, जितने भी जानवर आपको देखते हैं वो सारे किंगडम एनिमल्स के साथ उसका ताल्लुक है। तो दोबारा प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा में अमीबा वगैरह ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसके अलावा फंजाई में मशरूम्स को रखा गया है,
प्लांट्स में जितनी भी ग्रीन प्लांट आपको देखते हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं, और एनिमल्स में ह्यूमन, डॉग्स और कैट्स वगैरह ये सारी चीजें एनिमल्स के अंदर रखे गए हैं। तो आपके बुक में यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एनिमल्स के हवाले से, क्योंकि ये बाकी 4 जो किंगडम है ये आपके बुक में उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये जब आप लोग 9th में चले जाएंगे तो फिर वहाँ पे आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे। तो ये अब तक हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स को किन किन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और फिर हर एक ग्रुप के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से है। तो एनिमल्स को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उसके 2 मेजर ग्रुप्स में पहले वाले को हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, और दूसरे वाले को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मेजर ग्रुप्स वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स क्या है, इनवर्टिब्रेट्स क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज वाले लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स पे फोकस करेंगे। इंशाल्लाह फिर जो कल वाला लेक्चर होगा वहां पे हम फोकस करेंगे इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। रीढ़ की हड्डी का मतलब यह है कि जिसमें बैकबोन मौजूद होता है, तो बस उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। बैकबोन सब जानते होंगे, हमारे बैक साइड पे वहां पे कमर के अंदर एक बोन मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं बैकबोन, और इसको बैकबोन भी कहते हैं, और इसको उर्दू में हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो ये जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है तो उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। लेकिन अगर ये बैकबोन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। बैकबोन मौजूद है वर्टिब्रेट, बैकबोन नहीं है इनवर्टिब्रेट। बैकबोन अगर मौजूद है तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो वो यहाँ पे फिर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है मजीद, जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं। ह्यूमंस का ताल्लुक भी वर्टिब्रेट से है। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में जितने भी जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, लेट्स सपोज अर्थवर्म वगैरह हो गया, और इसके अलावा दूसरे किस्म के इंसेक्ट्स हो गए जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, वो इंशाल्लाह फिर कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी फोकस कर लेते हैं वर्टिब्रेट्स पे। वर्टिब्रेट्स तो मैंने बता दिया कि वो ऑर्गेनिज्म जो जिसके अंदर बैकबोन मौजूद होता है उसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। लेकिन वर्टिब्रेट्स को फिर मजीद 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला यहाँ पे है फिश, दूसरा है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। 5 ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, पहला है फिश। अब फिश सारे जानते होंगे, आप सब ने उसको खाया भी होगा, आप सब ने उसको देखा भी होगा। तो बस वही फिशेस, जितने भी फिश है वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इसके अलावा अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद है जो कि पानी के अंदर भी रहते हैं कुछ, और कुछ वहां पे लैंड के ऊपर भी रहते हैं, जिसमें फ्रॉग वगैरह आता है। फ्रॉग आप सबने देखा होगा, मेंढक जिसको कहते हैं उर्दू में, वो एम्फीबियंस के अंदर आते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स में स्नेक वगैरह आते हैं। सांप आपने देखा होगा, या लिजर्ड आपने देखा होगा जो कि दीवारों पर रेंगते हैं, तो वो रेप्टाइल्स के कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में जितने भी परिंदे आपको दिखते हैं, जितने भी परिंदे आसमान के अंदर मौजूद है, जिसमें चिड़िया वगैरह और ये सारी चीजें मौजूद हैं, तो वो बर्ड्स के कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन अगर हम मैमल्स की बात कर लें तो मैमल्स में फिर डॉग्स वगैरह आते हैं, कैट्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। तो बेसिकली मैमल्स में वो जानवर आते हैं जो कि अपने बच्चों को दूध देते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने बच्चों को दूध देते हैं, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपने बच्चों को दूध नहीं दे रहे। तो सबसे पहले हम फिश के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले फिश की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म कोल्ड ब्लडेड होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कोल्ड ब्लडेड, के फिश कोल्ड ब्लडेड है। अब कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है? कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिज्म बाहर टेम्परेचर के मुकाबले में खुद को चेंज करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बाहर सर्दी है तो इसके बॉडी का टेम्परेचर उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा, वो भी कोल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर गर्मी है तो इसके बॉडी का टेम्परेचर वो भी गर्म हो जाएगा, वो भी हॉट हो जाएगा, उसके हिसाब से खुद को चेंज करता रहता है। तो कोल्ड ब्लडेड वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर टेम्परेचर के निस्बत वो चेंज करता रहता है। बाहर जिस तरीके का टेम्परेचर है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर भी उसी तरीके से होगा। अगर बाहर सर्दी है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड होगा, अगर बाहर गर्मी है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर हॉट होगा। तो इसका मतलब ये है कि अपने टेम्परेचर को चेंज करता रहता है कंडीशंस के मुताबिक। इसके बॉडी के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं। स्केल्स आपने देखे होंगे कि जब भी मछली हम खरीदते हैं तो वो उसके ऊपर वो जो छोटे छोटे से स्केल्स होते हैं उसको हम रिमूव कर लेते हैं पकाने से पहले। तो बेसिकली वही स्केल्स होते हैं जो कि उसके बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं।
और ये फिश आप सबको पता है कि ये वाटर के अंदर पाया जाता है, जितनी भी पानी है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं, लेकिन खुश्की पे, लैंड पे, जमीन पे ये सरवाइव नहीं कर सकते। ये सांस लेते हैं गिल्स के जरिए। ये भी पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जितनी भी फिश वगैरह मौजूद है वो सारे गिल्स के जरिए सांस लेते हैं, और ये एग्स देते हैं पानी के अंदर, ये एग्स दे देते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद वो एग्स हैच हो जाते हैं और उससे छोटे छोटे जो मछलियां है वो वहां से निकल आते हैं। तो फिश कोल्ड ब्लडेड है, अपने टेम्परेचर को चेंज करता रहता है, स्केल्स उसके बॉडी के ऊपर मौजूद है, पानी में पाया जाता है, सांस गिल्स के जरिए लेते हैं और वो एग्स दे देते हैं पानी के अंदर। इसके बाद है एम्फीबियन। एम्फीबियंस में आते हैं फ्रॉग। फ्रॉग मेंढक जिसको हम कहते हैं उर्दू में, वो एम्फीबियन कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड मैंने बता दिया, जो कि अपने बाहर टेम्परेचर के मुताबिक अपने टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये मॉइस्ट होते हैं। मॉइस्ट का मतलब ये है कि ये इसका जो सरफेस है, इसका जो स्किन है वो स्लिपरी होता है, वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट होता है। अगर आप लोग उसको हाथ में पकड़ भी लेते हो, लेकिन पकड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसको पकड़ भी लेते हो तो वो आपके हाथ से फिसल सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये मॉइस्ट होते हैं और ये दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं। ये लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और पानी के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। मेंढक को आपने देखा होगा, वो जमीन के ऊपर भी पाया जा सकता है, वहां पे रह सकता है, और जो पानी है उसके अंदर भी वो रह सकता है। इसके अलावा इसके स्किन के जरिए वो सांस लेते हैं और लंग्स के जरिए सांस लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें स्किन के जरिए सांस लेते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि लंग्स के जरिए सांस लेते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म्स भी एग्स देते हैं, वो भी एग्स दे देते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वो एग्स हैच हो जाते हैं और वहां से उसके बच्चे निकल आ जाते हैं। इसके बाद है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में मैंने बता दिया कि स्नेक, सांप जितने भी है, सांप हो गया या लिजर्ड हो गया, वो रेप्टाइल्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स रेंगते हैं, मतलब ये है कि ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये रेंगते हैं जमीन के ऊपर। और ये भी कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि ये भी बाहर टेम्परेचर के मुताबिक अपने टेम्परेचर को चेंज कर सकता है। साथ में इसका जो स्किन है वो ड्राई होता है, और इसके अलावा ये पानी के अंदर रहते हैं, उसके अंदर भी रह सकते हैं, साथ में ये जमीन के ऊपर भी रह सकते हैं, खुश्की पे भी रह सकते हैं, और ये सांस लेते हैं लंग्स के जरिए, और ये एग्स देते हैं जमीन के अंदर, ये लिंग्स देते हैं। मतलब ये है कि खुश्की पे ये अपने अंडे दे देते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वो हैच हो जाते हैं और वहां से उसके बच्चे निकल आ जाते हैं। इसके बाद बर्ड्स की अगर बात की जाए तो बर्ड्स में जितने भी परिंदे हैं वो सारे बर्ड्स के अंदर आते हैं, जिसमें हेन वगैरह जो हमारे घर के अंदर मौजूद होते हैं वो भी इसमें बर्ड से उसका ताल्लुक है। लेकिन यहाँ पे ये वार्म ब्लडेड है। ये तीनों, ये फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये सारे कोल्ड ब्लडेड थे, लेकिन उसके मुकाबले में बर्ड्स ये वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब ये है कि ये बाहर टेम्परेचर के मुताबिक अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर बाहर गर्मी है या बाहर सर्दी है, लेकिन उसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ह्यूमंस की बात कर ले तो ह्यूमंस के बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सी है, लेकिन अगर बाहर टेम्परेचर 10 डिग्री सी तक आता है, 5 डिग्री सी तक आता है, या 50 डिग्री सी तक भी चला जाता है, तो भी हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो मतलब ये है कि वार्म ब्लडेड वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं करते बाहर टेम्परेचर के मुकाबले में। वो कभी कभी डिजीज आते हैं इंसान के ऊपर जिसकी वजह से इंसान की बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर कंडीशन एवरेज है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो फिर वो अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करता। तो बर्ड्स सारे वार्म ब्लडेड है। इसके अलावा इसके बॉडी के ऊपर फीदर्स मौजूद होते हैं जिसको हम पर कहते हैं, उसके बॉडी के ऊपर वो पाए जाते हैं। साथ में ये खुश्की पे रहते हैं, लैंड्स के ऊपर ये रहते हैं खुश्की पे, और ये लंग्स के जरिए सांस लेते हैं, और ये भी एग्स देते हैं, एग्स दे देते हैं और फिर उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं और फिर उसको हैच कर लेते हैं और वहां से उसके बच्चे निकल आ जाते हैं। तो बर्ड्स में हेन वगैरह उसका एग्जांपल है। जितने भी परिंदे हैं वार्म ब्लडेड है, साथ में उसके बॉडी के ऊपर फीदर्स मौजूद होते हैं और ये जमीन पे रहते हैं, लंग्स के जरिए सांस लेते हैं और अंडे दे देते हैं और उसके बाद उसके बच्चे फिर वहां से निकल आ जाते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में मेमल्स में मैंने बता दिया कि ह्यूमंस, कैट्स और डॉग्स वगैरह सारे इस कैटेगरी में आते हैं, और उसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपने बच्चों को दूध देते हैं। ये भी वार्म ब्लडेड है। जिस तरह बर्ड्स वार्म ब्लडेड है, इसी तरीके से ये ऑर्गेनिज्म भी वार्म ब्लडेड होते हैं और इसके बॉडी के ऊपर हेयर मौजूद होते हैं। हेयर का मतलब ये है कि उसके बॉडी के ऊपर बाल मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन भी रख सकता है एक हद तक। इसके अलावा
ये भी खुश्की पे पाए जाते हैं, जितनी भी मेमल्स है वो सारे खुश्की पे पाए जाते हैं। इसके अलावा लंग्स वगैरह के जरिए ये सांस लेते हैं, जिस तरह ह्यूमंस लंग्स के जरिए सांस लेते हैं, इसी तरीके से सारे ऑर्गेनिज्म जो मेमल से उसका ताल्लुक है वो लंग्स के जरिए सांस लेते हैं। और ये अपने बेबीज को बर्थ देता है, मतलब ये है कि ये एग्स नहीं देते, ये डायरेक्टली बेबीज को प्रोड्यूस कर लेता है। तो ये थे वर्टेब्रेट्स के 5 कैटेगरीज जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए, जिसमें पहला था फिश, दूसरा एम्फीबियन, तीसरा था रेप्टाइल, बर्ड और मेमल। तो ये वर्टेब्रेट्स के अंदर ये कैटेगरीज आते हैं। अब इन वर्टेब्रेट्स के अंदर कौन कौन से कैटेगरीज है, इंशाल्लाह उसको फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।